बताते हैं। देखो कल हमने क्या बता दिया था, हमने ये बताया था कि बच्चों जो भी अवयव का विस्तार करते हैं तो सबसे पहले अवयव अपने संक्षिप्त रूप में होता है। संक्षिप्त रूप का मतलब देखो मैंने कल बताया था ए आई जे, इसी से आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, आई क्या कहता है बच्चों, मैंने कल भी बताया था। आई ये कहता है कि हम पंक्ति हैं और जे ये कहता है कि हम स्तंभ हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी कहे कि ए आई जे का क्या मतलब है, यहां पर आई का क्या मतलब है पंक्ति, जे का मतलब क्या है स्तंभ। यहां पर इसकी कोटि पहले से ही हमें ज्ञात होगी, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा लिख दिया गया तो कोटि ना पता हो। बच्चों वो परेशान नहीं होना है, वो बुक्स में या जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसके साथ में वो लगी होगी कोटि। अगर मैं कहता हूं यहां पर 2y3, कल देखो बच्चों मैंने यही क्वेश्चन मैंने कल कराया था, तो देखो ध्यान से क्या करना है। इसका विस्तार करने के लिए इसी को सही से समझना है बच्चों, समझने की कोशिश करना। इसको विस्तार करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं। तो पंक्तियों की संख्या है बच्चों 2 और स्तंभों की संख्या है 3। अब हम कैसे लिखेंगे ए आई जे, ये एक अवयव नहीं है, मैंने कल भी बताया था। ये जो कोटि है, कोटि से हम यहाँ पर अवयव भी देख सकते हैं। अवयव है यहाँ 6, 2 × 3 मतलब 6 हो जाएंगे। अब निकालेंगे कैसे, देखो सबसे पहले मैं पहली पंक्ति को लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ए बन बन, इसका मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ए बन 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ए बन 3 इसका मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब आगे स्तंभ पे नहीं जाना है क्योंकि देखो पंक्ति ये होती है, स्तंभ ये वाले होते हैं, तो 3 स्तंभ हो गए। अब आएंगे यहाँ पर, तो बताओ बच्चों अपने आप बोलो इसको क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोचो अपने आप बोलो। इसको लिखेंगे 2 1 क्योंकि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। इसको सोचो क्या लिखेंगे बच्चों 2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 3, इसका मतलब दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। ऐसे ही अपने दिमाग चलाओ और यहाँ का अपने आप लिखो। चलो जल्दी से, फिर जो मैं लिखूं उसका देखना कि मैच हो रहा है या नहीं। लिख लिया बच्चों, देखो हाँ बच्चों 2 ही तो पंक्तियां थी इसमें। अगर मान लो 2 ही पंक्तियां थी, ये तो कंप्लीट हुआ, इसमें तो आगे नहीं हमें करना, ये तो हुआ यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, एक जो नया हम देंगे उसके लिए करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बन बन का मतलब है ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से बोलूँ बच्चों तो ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का है। ठीक है, एक और बोलते हैं यहीं पर बी लिया हमने यहाँ से और बी को लिख दिया संक्षेप में PIJ और इसको लिखा हमने 3y3 का। 3y3 का लिखा बच्चों। अगर छोटा आ रहा हो, वैसे छोटा नहीं होगा, आराम से दिखने में भी आ रहा होगा, देख सकते हो। बाकी मैं बोलता जा रहा हूँ। B = बड़ा ब्रैकेट अंदर लिखा हुआ है PIJ। आई क्या है बच्चों पंक्ति, जे क्या है बच्चों स्तंभ, और इसकी कोटि क्या है 3y3। इसका मतलब 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ है बच्चों। ये अपने आप करना है, जल्दी से फास्ट करो। ठीक है, ये मेरा इंतजार नहीं करना है कि मैं कराऊंगा, मुझे देखना फिर मैं कैसे करा रहा हूं। जल्दी करो, जल्दी से। 30 सेकंड का समय है बच्चों, बहुत फास्ट करो। गुड बच्चों गुड। चलो अब देखो हम जो करा रहे हैं उसको देखो क्या करेंगे बच्चों। P दे रखा है, यहाँ पर पहले A था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे P बन बन। ये ध्यान रखना है कि पंक्तियाँ कितनी हैं 3, स्तंभ कितने हैं बच्चों 3। तो यहाँ पर P बन बन इसका मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। P1 2 इसका मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। P1 3 बच्चों आराम से लिखो अपने आप आगे। 2 1, मैं गलत लिखूँ तो बताते जाना कि कहाँ गलत लिख दिया। 2 2, अब कहोगे सर हमें कैसे हम बता दें गलत लिख दिया। कोई नहीं बच्चों, गलत ही नहीं लिखेंगे। P3 1, खुशी अनम्यूट हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है खुशी। P3 2 और ये हो जाएगा P3 3। ये बना इसका विस्तार बच्चों, बहुत आसान है इसका विस्तार, शायद समझ में आ चुका होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कहेंगे आप सब लोग ये बोलोगे सर ये हमें बताया गया, इसका यूज कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा यूज। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन कराते हैं इस पर ही, देखो मिटा दे रहे हैं। ठीक है,
और जिसका नहीं हुआ है वो अपने आप करोगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है कि सर मिटा दिया हम उतार नहीं पाए, ठीक है। इतने तो बड़े बच्चे हो, इंटरमीडिएट के बच्चे हो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो एक अवयव A इक्वल्स टू AIJ इस प्रकार है कि AIJ इक्वल्स टू I प्लस J बट्टे 2। तो अवयव A, और यहाँ बच्चों मैंने इसकी कोटि नहीं लिखी, ये 3/3 कर लेना सब लोग, ठीक है। इसकी कोटि क्या है 3/3। तो अवयव के सभी अवयवों एवं वास्तविक अवयव ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। जल्दी से नोट करो क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो, ठीक है। 30 सेकंड का समय, हाथ पैर बहुत फास्ट चलाओ, जल्दी से नोट करो। हो गया बच्चों नोट, हम मिटा रहे हैं इसके लिए, ठीक है। और इसमें क्या निकालना है, इसको जब करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो नहीं होगी उतारने में, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हल डालेंगे। हल के बाद हमें जो ज्ञात है वो ज्ञात जो लिखते हैं, ये लिखने का तरीका, आंसर देने का। ये बच्चों के मुंह से सुनते होंगे कि सर नंबर कम आते हैं, हम करके तो आते हैं, लेकिन करके आई 90 नंबर का, लेकिन नंबर आ रहे हैं 70 आ रहे हैं या 75 आ रहे हैं, तो बाकी नंबर कहाँ गए। अगर हमने 90 का किया तो बाकी नंबर कहाँ गए, वो नंबर पता है कहाँ जाते हैं। जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आया, हल डाला नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नियम कानून कायदा तो कुछ चलते ही नहीं है, बच्चे बस अपनी तरफ से करने लगते हैं। तो इसका एक नियम होता है, और समझ लो शुरुआत से ही अपनी हैबिट डालो, और इसको अच्छे नंबर लाने के लिए एक नियम और कानून कायदे होते हैं, उनके अनुसार चलना होता है अच्छे नंबरों के लिए। हर एक ये देखना होता है, यही नहीं होता है कि हम मैथमेटिक्स में क्या हो गए, बाहुबली बन गए बस, और बस हो गया, बाकी ये हल छोड़ दिया, बस हो गया काम, फिर उसके लिए वो नंबर ही कमाने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा ज्ञात है। ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है बच्चों, देखो एक तो हमें ये ज्ञात है, A इक्वल्स टू AIJ 3/3, और हमें AIJ ये दे रखा है I प्लस J/2। अब देखो बच्चों, सबसे पहले अब मैं ऊपर का बच्चों मिटा रहा हूँ, ठीक है, और फिर इसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो नोट कर लिया होगा सबने। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसका विस्तार करना है। जल्दी से विस्तार करो सब लोग, वेरी गुड बच्चों, विस्तार करो। क्या हो जाएगा, 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ हैं, A11, A12, A13, ठीक है। शिखा अनम्यूट हो जाओ, 21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो बच्चों, सबसे पहले विस्तार अब शायद समझ में आ चुका होगा, तो विस्तार मैंने थोड़ा तेज़ी से करा दिया, और जिसको नहीं समझ में आए फिर बताता हूँ मैं।
इस वाले अवयव का हमने क्या किया बच्चों, हमने किया इसका विस्तार। समझने की कोशिश करो कैसे किया विस्तार। देखो हमने ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो A11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति। ये 3 का पता है क्या कर रहा है, ये 3 ये कह रहा है कि मैं तीसरी पंक्ति का हूँ और पहले कॉलम का हूँ। ये क्या कह रहा है, ये अब ये कह रहा है कि मैं तीसरी पंक्ति का हूँ, दूसरे स्तंभ का हूँ। ये अब खुद समझो आगे क्या कह रहा है, ये खुद अपने आप में। अब क्या करना है बच्चों, समझने की कोशिश करो। A11 ज्ञात करना है, A12 ज्ञात करना। सोचो यहाँ से ये क्या कह रहा था, ध्यान दो। ये I क्या कह रहा है कि मैं हूँ पंक्ति, J क्या कह रहा था कि मैं हूँ स्तंभ। जब हम ये वाला अवयव निकालेंगे बच्चों तो I की जगह कौन आ रहा है, 1, J की जगह कौन आ रहा है, 1। इसका मतलब I J जहाँ भी दिखाई दे इस अवयव के लिए 1 वहाँ क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पर I की जगह 1 को भरना पड़ेगा और J की जगह 1 को भरना पड़ेगा। देखो हम निकालते हैं बच्चों, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। A11 निकाल रहे हैं हम। A11 के लिए देखो I J, AI J यहाँ पर क्या था, 1, ये I + J / 2, 1 + 1 / 2 ये हो जाएगा बच्चों 2/2 और = हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A11 का मान निकल के आया 1। ऐसे ही बच्चों अब हम आते हैं यहाँ, समझने की कोशिश करो। A12 क्या मतलब होगा बच्चों, अब सोचो अपने दिमाग से। इस वाले सूत्र में रखना है, I की जगह 1 रखना है, J की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। फिट करो इस वाले सूत्र में। देखो सेम ध्यान से इसकी तुलना करके देखो। I की जगह 1, J की जगह 2, I की जगह 1, J की जगह 2/2 सूत्र में है ये, इस जो प्रश्न में दे रखा है उसमें। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। बस पॉइंट में नहीं करना है बच्चों, इसको पॉइंट में नहीं निकाल देना कि पॉइंट में निकालने लगो 1.5 कर दो, बिल्कुल नहीं। फिर क्या करेंगे हम, A13 मतलब ये सबसे पहले पहली जो पंक्ति है उसी के सब अवयव निकालें। देखो हमने A11 निकाला, A12 निकाला, अब क्या निकालेंगे, A13। इसका मतलब अब समझने की कोशिश करो, I की जगह 1, J की जगह 3/2, ये हो जाएगा 4/2 = 2। बच्चों बोर्ड हो गया फिनिश। इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। तो इतना नोट करो सबसे पहले, इतना, ठीक है। ऊपर का भी नोट करो, बहुत फास्ट करो। बच्चों जल्दी से नोट करो वरना मिटा दूंगा, रह जाओगे पीछे। और जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे वो पीछे ही रह जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसमें ऑनलाइन का जो चैलेंजिंग, सबसे बड़ी चैलेंजिंग है वो ये है कि हम टीचर से कनेक्ट कैसे हो पाएँ, ठीक है। जब सामने होते हो, ऑफलाइन होते हो तो जरा सी भी गलती करते हो टीचर के नज़रों में रहते हो। यहाँ घर में बैठे हो, ठीक है, यहाँ पर या तो मम्मी पापा की नज़रों में हो, पता चले मम्मी पापा नहीं है तो करने लगे अपना इधर उधर चैट करने लगे, इसी पे करने लगते हो। तो उस पर विशेष ध्यान क्या रखना है कि अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, डायरेक्ट फोकस करना है। बच्चों हम इतना मिटा रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, इतना देखो, इतना मिटा दिया हमने। अब अपनी कॉपी में देखो, कॉपी में जो दे रखा है उसके हिसाब से मैं बताता जाऊंगा। देखो वो वाला पार्ट में इधर लिख दे रहा हूँ, AIJ क्या है बच्चों, यहाँ पर I + J/2, ठीक है। अब इसी को हमने जो A हमारा जो था, A कैपिटल A, समझने की कोशिश करना है, वो भी हम इधर ही लिख दे रहे हैं। A = A11, A12, A13, A21, A22, A23, इधर क्या हो जाएगा, A31, A33 नहीं, A32, A33। क्लियर बच्चों। तो हमने पहली वाली पंक्ति के सब निकाल लिए। देखो अब क्या करेंगे, दूसरे वाले में आते हैं। बच्चों जो समझदार हो अपने आप करते जाओ, मेरे वेट मत करो कि मैं ही कराऊंगा तभी करोगे, ठीक है। अब I की जगह 2 भरना है, J की जगह 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 + 1/2, इधर हो जाएगा 3/2। अब मैं फास्ट निकालूंगा, A22, इसका मतलब ये निकालने जा रहा हूँ मैं,
आई की जगह भी 2 रखेंगे, जे की जगह भी 2 रखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 2 + 2y2, इसका मतलब हो जाएगा 4y2 = 2। इसका मतलब अब ये निकालेंगे, बहुत आसान सा बच्चों, a23, इसका मतलब क्या होगा 2 + 3/2 बराबर ये हो जाएगा 5/2। मतलब 2 पंक्तियां आ चुकी हैं बच्चों। अब तीसरी पंक्ति के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। ध्यान रखना 2 पंक्तियां ये हो गई, तीसरी के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ A31 नहीं, A31 के लिए I की जगह 3, इसकी जगह J की जगह 1, तो 3 + 1/2 = हो जाएगा 4y2 = हो जाएगा 2। सिंपल सा बच्चों, 3 2, इसका मतलब 3 + 2/2 5/2। A33 इसका मतलब हो जाएगा 3 + 3/2 = 6/2 = 3, ठीक है बच्चों। मैंने फास्ट इसलिए लिख दिया है, बाकी समझ चुके हो, ठीक है। जल्दी से नोट करो, पहले ये फिर ये। हेलो, बच्चों अनम्यूट हो जाओ, हेलो भैया। अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट। भैया सुनिए तो। हाँ बताओ उपेंद्र, बताओ। भैया मैं पूछ रहा था, ये जो मैट्रिक्स के या 1.5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। A13 क्या निकल के आया, देखो अपनी बुक में, ये कॉपी में क्या निकल के आया होगा 2, ठीक है। ये देखो इसकी जगह आ गया, क्लियर बच्चों। अब देखो यहां से, अब हमने निकाला ये, मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो ये निकल के आया होगा 3/2, ये बच्चों निकल के आया होगा 2, और ये बच्चों निकल के आया होगा 5/2। ऐसे ही देखो इसको, देखो ये निकल के आया 2, ये निकल के आया 5/2, और बच्चों ये निकल के आया 3। सिंपल है, ये विस्तार था, ये इसकी कोटि लिख दो यहाँ, ऐसा होता है, बस हो गया सिंपल सा, ठीक है। जल्दी से इसको फिल करो और अगली हेडिंग डालो, आव्यूह के प्रकार। मिटा रहे हैं बच्चों इसके लिए, ठीक है। अगर जिसका नहीं नोट हुआ हो तो बस हमें क्या करना है, A11 की जगह रख देना है, A12 की जगह जो भी आया वो उसके जो भी मान निकल के आया वो मान रख देने हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अगली हेडिंग डालो बच्चों, आव्यूह के प्रकार। ये क्या होता है, बहुत मोस्ट बात। आव्यूह के प्रकार ध्यान से समझना है, टेबल बनानी है इसके लिए। देखो कितने टाइप होते हैं इसके, देखो सबसे यहां पर लिखेंगे आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह या आयत आव्यूह लिख दो, आयताकार छोड़ो, आयत आव्यूह। एक होता है वर्ग आव्यूह, वर्ग और तीसरा होता है अन्य आव्यूह। नहीं, तीसरा हम लिखेंगे यहां, तो वो लिखेंगे अन्य आव्यूह, ठीक है, अन्य आव्यूह। देखो सबसे पहले अब हम आते हैं इसमें, देखो 3 ये आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले हमने क्या लिखा, आयत आव्यूह, वर्ग आव्यूह और अन्य आव्यूह, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, लिखना बंद करो। इतना लिखने के बाद अगर लिख लिया हो तो लिखना बंद करो। अब देखो सामने इधर मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। समझने की कोशिश करो बच्चों। एक मैंने यहाँ लिखा, ये लिखना नहीं है कुछ भी, बस देखना है 1 2 3 4 5 6,
8 9 10, एक ये लिखा बच्चों 1 2 3 4 5 6, एक ऐसे लिखा बच्चों 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखो अब इसमें कुछ देखने से हमें ये पता चल रहा है, देखो ध्यान से देखो, इसको जब हम देखेंगे इस वाले अवयव को, तो इसमें देखेंगे तो पंक्तियां कितनी हैं, 1 2, क्या हुआ, अन्य अवयव, आवाज बंद करो सब लोग, आवाज बंद करो सब लोग। देखो इसकी कोटि लिखो 1 2, 2 हो गई इसमें पंक्तियां, 2 पंक्तियां हो गई, 1 2 3 4, 4 हो गए स्तंभ, देखते जाना, इसको देखो 1 2 3, 3 पंक्तियां, 1 2, 2 स्तंभ। अब आ जाओ इधर, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। देखो बच्चों समझने की कोशिश करो, अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे लिए दिखाई दे रहा है ये वाला, जिसमें पंक्तियां और अवयव दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर भी पंक्तियां और अवयव अलग अलग हैं। यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर पंक्तियां और अवयव कैसे हैं, समान है, यहाँ पर भी समान है। तो जिसमें पंक्तियां और अवयव समान ना हो तो वो कहलाता है आयत अवयव। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल सा। अगर आपसे कहा जाए आयत अवयव क्या है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है, आयत अवयव कहलाते हैं। क्लियर बच्चों, ऐसी आ जाओ अब यहाँ पर, ऐसे अवयव जिसमें स्तंभ और पंक्तियां समान होती हैं उनके लिए वर्ग अवयव कहते हैं। सबको पता है वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इतनी छोटी छोटी क्लासों की बातें मुझे बतानी पड़ रही हैं। देखो वर्ग होता है, उसमें लंबाई भी 5 होती है, चौड़ाई भी 5 होती है, लंबाई चौड़ाई दोनों ही क्या होती हैं, समान होती हैं। ऐसे यहाँ पर क्या है, अवयव के अंदर, अवयव के अंदर बच्चों पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर समान है तो वो वर्ग अवयव कहलाएगा, और अगर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग है तो वो आयत अवयव कहलाएगा। अन्य अवयव के लिए थोड़ी देर का इंतजार करो, वो अलग से बताएंगे, ठीक है, वो अन्य अवयव कहाँ पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करो आयत अवयव, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ग अवयव। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, अब इसकी हेडिंग जब डालेंगे या हम लिखेंगे तो लिखो, साथ साथ में बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। ऐसे हेडिंग डालो, आयत अवयव डाल ली सबने हेडिंग, लिखो चलो, ऐसे अवयव, ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या, पंक्तियां और स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है, आयताकार अवयव कहलाते हैं, आयताकार अवयव कहलाते हैं। वेरी गुड बच्चों, ये समझ में तो आ गया। बस सिंपल सा रट लो, इसके लिए ना कोई रटना है, बस अगर थोड़ा सा अगर आयत का किसी को भी ज्ञान है कि आयत किसे कहते हैं जिसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, तो यहाँ पर भी वही बच्चों बात कि जिसमें अगर पंक्तियाँ और स्तंभ अलग अलग हो जाएं वो क्या कहलाएगा, आयत अवयव कहलाएगा। बस सिंपल सा है। देखो अगला, अब बच्चों हमने वर्ग अवयव तो यहीं पर छोड़ा, सबसे पहले आते हैं ये आयत अवयव पर। ठीक है, आयत अवयव के कितने प्रकार होते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, देखो आयत अवयव भी कई प्रकार होते हैं इसके। अब यहां पर लिखेंगे आयत अवयव, आयत अवयव। देखो इसके कितने प्रकार हैं। सबसे पहला आता है, इसको बोलते हैं क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज लिखा हुआ है बच्चों, ये ध्यान रखना, अवयव। एक होता है बच्चों इसी में ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव। एक होता है बच्चों
पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, इसके एक मतलब दो नाम है, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। और चौथा बच्चों जो टाइप होता है वो होता है स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। ओके बच्चों, नोट करो जल्दी से, फास्ट नोट करो बच्चों। अब देखो यहीं पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले इसको नोट करने के बाद और देखो चालाकी बताएं, थोड़ा सा क्या किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आ रहा है तो किसी के जिसमें भी जिस बच्चे के मोबाइल में स्क्रीनशॉट आ सकता है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको नहीं पता है तो सीख लो कैसे लेते हैं, ठीक है। पंक्ति सदिश और स्तंभ सदिश, ठीक है। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। आयत आव्यूह के 4 प्रकार होते हैं, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, ठीक है बच्चों। अब नोट करना बंद करो, इधर देखो अब ध्यान से। m क्या था बच्चों? पंक्तियों की संख्या। n क्या था बच्चों? स्तंभों की संख्या। ये था या नहीं? ये पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ये स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अगर मैं ऐसे बोल दूं इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं ये बोल दूं यहां से m बराबर n, सोचो बच्चों ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह, जिसमें पंक्तियां और स्तंभ क्या हो रहे हैं? बराबर। अब सोचो बच्चों यहां इसके लिए क्या होगा? m नॉट इक्वल्स टू n, मतलब इसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या समान नहीं होगी। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो जो बड़ी कंपटीशन वगैरह होती हैं, जैसे आईआईटी की तैयारी करते हैं या हम नीट में तो मैथमेटिक्स नहीं आता है, बाकी दूसरी परीक्षा इंजीनियरिंग की जो भी होती हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ सिंपल सा जब भी आयत आव्यूह आएगा तो वहाँ ये लिख देते हैं m नॉट इक्वल्स टू n, मतलब पंक्तियां स्तंभों के बराबर नहीं है, तो तुरंत हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या है? आयत आव्यूह है। और कहीं पर भी ऐसा लिखा हो तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है ये वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान है। अब समझने की कोशिश करो। अगर मैं बच्चों आपसे ये लिखूं यहाँ पर, ठीक है, अच्छा ये बच्चे सब लोग समझते हैं, इसका मतलब होता है अगर मैंने लिखा यहाँ पर m ग्रेटर देन n, इसका मतलब है m बड़ा है n से। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। अगर मैं लिख दूं m लेस देन n, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। बच्चों आ जाओ, यही समझनी है बात यहाँ पर। क्षैतिज आप भी, क्षैतिज तो समझते हो बच्चों, क्षैतिज का मतलब होता है जैसे ऐसे करके जाना, ऐसे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है हम ऐसे चलना। अब देखो अगर मैं ये वाला ये एग्जाम्पल यहाँ लिखूँ क्षैतिज का, समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 7 8 0 3, सोचो बच्चों ये क्षैतिज दिखाई दे रहा है ऐसा। अब आ जाओ यहाँ इस वाले में, 1 5 8 9 7 2 4 3, ये कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों? ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है ऐसे, ये ऐसे। यहाँ पर देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखो, m ग्रेटर देन n, अपने आप दिमाग चलाओ क्या लिखा है मैंने ये। इसका मतलब ये है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। गलत हो गया बच्चों, यहाँ पर क्या होना चाहिए? लेस देन, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? कम हो और स्तंभों की संख्या क्या हो? अधिक हो। देखो ध्यान से इस वाले में देखो, पंक्तियां कितनी है? 1 2, स्तंभ कितने? 1 2 3 4 हो गए। तो कैसे हम बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह? मैं परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, अपने आप इसको समझने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो कल लिखाएंगे इसकी परिभाषा, अगर अपने आप ना लिख पाओ तो। कैसे? संकेतों में समझो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो।
देखो बच्चों, जूम ऐप पे तो क्या हो गया था, टाइम ओवर हो गया था। अब इसके आगे का देखो, ठीक है। हम ये बता रहे थे कि क्षैतिज आव्यूह जो होता है उसमें क्या होती है, पंक्तियों की संख्या कम होती है और स्तंभों की संख्या अधिक होती है। तो हम आसानी से इसको सांकेतिक भाषा में भी समझ सकते, m लेस देन n। इसका मतलब है बच्चों, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, वो वाले आव्यूह कहलाएंगे क्षैतिज आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होंगे बच्चों, इसका उल्टा, m ग्रेटर देन n, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। सिंपल है, देखो यहाँ पर लिखने की कोशिश करो, 1 2 3 4, तो 4 तो क्या हो गई पंक्तियाँ, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ, ठीक है, क्लियर। फिर हम बताते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करो। हमने कहा था कि आयत आव्यूह, इसका मतलब ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो, वो वाले आव्यूह क्या कहलाएंगे, आयत आव्यूह कहलाते हैं। विशेष ध्यान रखोगे, कोई रटना नहीं है बच्चों, समझ में आएगा, आराम से समझोगे तो, थोड़ा सा शांत दिमाग से समझोगे तो जरूर आएगा इसमें। आयत आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान ना हो, आयत आव्यूह कहलाता है। आयत आव्यूह के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें क्षैतिज आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, मतलब पंक्तियां अधिक हों और स्तंभ कम हों, ऐसे आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाते हैं। अब आ जाओ इस पर, इसमें क्या होगा, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। इसका सीधा सा मतलब है बच्चों, ये जो नाम आ रहा है, नाम क्या आ रहा है, नाम ये आ रहा है कि पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, इसी वर्ड को पकड़ो, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। इसका मतलब ये है, यह मैं समझाऊं, m बराबर एक ही पंक्ति होगी, स्तंभ कितने भी हों, लेकिन शर्त इसमें ये साथ में लगा दी गई है कि पंक्ति तो एक ही होगी, लेकिन स्तंभ कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा, अब देखो इसकी जब परिभाषा हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश कहलाता है। कैसे लिखोगे बच्चों, देखो 1 2 3 4, देख लो, इसमें एक पंक्ति है, 4 स्तंभ हैं। कैसे, एक पंक्ति, वही क्षैतिज चलेंगे, स्तंभ 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए। अब आ जाओ इधर, अपने आप परिभाषा बना लो। यहाँ पर क्या है, पंक्ति आव्यूह, यहाँ पर क्या है, स्तंभ आव्यूह। समझो अपने आप, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या सिर्फ एक हो और पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। क्या परिभाषा होगी, ऐसे आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो और पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो, स्तंभ सदिश कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, 1 2 5 7, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से क्या हो गया, इसमें 4 हो गई पंक्तियाँ, 1 हो गया स्तंभ। कैसे पंक्तियाँ 4 हुई, 1 2 3 4, 1 हो गया स्तंभ। तो ये था बच्चों आयत आव्यूह का पूरा, ठीक है। और बचा क्या है, सोचो हमने और क्या कराया था। पहले इसको एक बार और देखो, रिपीट करके सही से एक बार और समझाता हूँ, बिल्कुल आएगा समझ में। आयत आव्यूह ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी होती है बच्चों, अलग होती है, असमान होती हैं, मतलब बराबर नहीं होती हैं, वो आयताकार आव्यूह कहलाता है। फिर आयताकार आव्यूह के 4 भागों में डिवाइड किया हमने, मतलब 4 भागों में उसका विभाजन किया। पहला जो कहलाया वो क्षैतिज आव्यूह। सिंपल सा समझने की कोशिश करो, क्षैतिज आव्यूह में ऐसा होगा, मतलब क्षैतिज रूप में होगा, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होगी, स्तंभों की संख्या अधिक होगी, तो वो कहलाएगा क्षैतिज आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में इसका जस्ट उल्टा होगा, पंक्तियों की संख्या अधिक होगी और स्तंभों की संख्या कम होगी। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश में पंक्ति सिर्फ एक होगी, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, कोई इस पे
कंडीशन लागू नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या लागू है, इस पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो ये प्रतिबंध लगा हुआ है कि इसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक होगी। स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या होगा बच्चों, स्तंभ आव्यूह में ये होगा कि इसमें सिर्फ एक ही स्तंभ होगा, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। अब ये मत सोचना कि सर इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 100 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 200 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होगा, स्तंभ एक ही होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब पंक्ति आव्यूह होगा तो एक पंक्ति एक ही होगी, लेकिन स्तंभ इसके बहुत सारे हो सकती हैं। ठीक है, ये तो था आयताव्यूह। इन सब की परिभाषाएं अपनी तरफ से लिखोगे, अगर समझ में ना आई हो तो कल हमें बताओगे कमेंट्स करके, तो हम फिर इसकी परिभाषाओं को लिखा देंगे। ठीक है, ये तो हुआ जो आव्यूह के जो प्रकार थे, कॉपी में देखो। ठीक है, या पीछे जो वीडियो में मुड़ के देखो। ठीक है, तो उसमें ये लिखा होगा कि आव्यूह के प्रकार में हमने लिखाए थे कि आयताव्यूह और दूसरा था वर्ग आव्यूह। तो हम इसको मिटा रहे हैं और इसी की जगह शिफ्ट कर रहे हैं वर्ग आव्यूह। देखो बच्चों, वर्ग आव्यूह में क्या होगा, वर्ग आव्यूह यहां पर क्या परिवर्तन होगा, m = n, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। अब ये कितने प्रकार के होंगे, देखो ये इसके जो प्रकार होंगे, एक को बोलेंगे साधारण वर्ग आव्यूह, एक को बोलेंगे विकर्ण वर्ग आव्यूह, अगला जो है उसको बोलेंगे त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है बच्चों, अब इनमें क्या हुआ, जैसे साधारण आव्यूह क्या है, वर्ग आव्यूह क्या है, त्रिभुजीय आव्यूह क्या है। ठीक है, देखो इसका और आगे के लिए विस्तार देखो। ये जो होता है इसी के अंदर दो टाइप और हो सकते हैं, जैसे एक होता है, इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, और अदिश आव्यूह से ही एक निकल के दूसरा आता है, उसको बोलते हैं इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह अथवा तत्समक आव्यूह। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, अगला कहलाता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ये निम्न त्रिभुजीय हो गया, दूसरा क्या कहलाएगा, उच्च लिख दो, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। इसी को बोल देते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह या उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय मतलब वर्ग आव्यूह के पहले साधारण वर्ग आव्यूह, विकर्ण वर्ग आव्यूह, विकर्ण वर्ग आव्यूह से ही निकल के आता है अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह से ही निकल के आता है इकाई आव्यूह अथवा तत्समक आव्यूह। फिर एक और वर्ग आव्यूह इसी में होता है, इसका जो तीसरा प्रकार है त्रिभुजीय आव्यूह, मतलब एक निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होता है और एक उच्च त्रिभुजीय आव्यूह होता है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, ये इसका आगे कल समझाते हैं, इनके बारे में, सबके बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, बाय।